नमस्कार, प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हेल्थ इज़ वेल्थ के आज के अंक में हम बात करेंगे विशेष मुद्दे पे। झारखंड में चूंकि इस समय थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों में एचआईवी संक्रमण का मामला चल रहा है, इसलिए आज हमने अपना शो जो है विशेष इसी पर रखा है केंद्रित कि आखिर वजह क्या है और क्यों इतनी लापरवाही हुई, सावधानी क्या बरतनी चाहिए। इसके लिए हमने अपने स्टूडियो में आज आमंत्रित किया है सदर अस्पताल की पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर श्वेता सुस्मिता जी को। मैम, आपका नमस्कार, स्वागत है। और सबसे पहला सवाल यही होगा कि ये ब्लड का संक्रमण का जो मामला आया है वो आखिर में क्यों आया और कहाँ चूक रह गई हम लोगों से। जो हमारा झारखंड है वो थैलेसीमिया जोन है, जहाँ रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे हर जगह, चाहे छोटे जगह है, चाहे छोटे से छोटे जगहों पे या बड़े से बड़ी जगहों पे, रोज़ कम से कम 50-25-100 जगह, जितनी बड़ी जगह है उसके हिसाब से ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है। छोटे जगहों का ये मसला रहता है कि वहाँ पे उनको लिमिटेड उनके पास जो रिसोर्सेज हैं उनमें काम करना है उनको। तो मुझे लगता है यहाँ पे दिक्कत ये रही होगी कि उनके पास शायद जो हमारा स्टैंडर्ड मेजरमेंट है एलाइजा, जिससे हम टेस्ट करते, स्क्रीनिंग टेस्ट हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं श्योर तो नहीं हूँ, बट जितना मैं एज अ पैथोलॉजिस्ट बता सकती हूँ कि एलाइजा टेस्ट शायद उन्होंने किया नहीं होगा जब डोनेशन हुई होगी, और जो बैग उन्होंने बनाया होगा उसको क्रॉस चेक नहीं किया होगा। हर छोटे जगह पे, जितने छोटे जगह हैं जैसे पीएचसी हो गए, वहाँ भी ब्लड डोनेशन हो रहे हैं, वहाँ भी छोटे यूनिट हैं, ब्लड बैंक, छोटे यूनिट ब्लड बैंक्स हैं वहाँ पे, बट लिमिटेड रिसोर्सेज में। तो हमें ये देखना है कि छोटे जगह पे जो हम लिमिटेड रिसोर्सेज में ब्लड बैंक चला रहे हैं वो हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी पूरी ज़िंदगी उसी पर डिपेंडेंट है, ब्लड ट्रांसफ्यूज। क्योंकि जो थैलेसीमिया पेशेंट है मोस्टली ये थैलेसीमिया पेशेंट्स में हुआ है, इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ थैलेसीमिया पेशेंट, क्योंकि हमारे जो थैलेसीमिया पेशेंट है वहाँ यहाँ पे उन्हीं के संदर्भ में अभी मैं बताना चाहती हूँ कि उन्हीं को हर 45 डेज़ में ब्लड रिप्लेसमेंट होती है, उन्हीं का ही होता है, उन्हीं के ही डोनर्स होते हैं। बट हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज में जो ब्लड बैंक हमारे वहाँ चल रही है, क्योंकि सरकार तो अपनी तरफ से बहुत सुविधाएं दे रही हैं, बट उसमें हमें बताना है और गवर्नमेंट को जाकर हमें अप्रोच करना है कि कहाँ क्या चाहिए, क्योंकि उनको नहीं पता है क्या चाहिए। क्या वो डॉक्टर्स का काम है, टेक्नीशियंस का काम है, या जो हॉस्पिटल के ओहदे पे हैं उनका काम है बताना कि हमको चाहिए क्या। और फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रीनिंग टेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्क्रीनिंग की बात करें तो मैडम, वो कौन कौन सी स्क्रीनिंग है, वो कौन कौन से मशीन है जो कि हमारे पास होने चाहिए और जिससे हम सुरक्षित अपने बच्चों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा पाए। जहाँ तक स्क्रीनिंग की बात है, सबसे पहले हमें मशीन तो बात की बात है, जो डोनर हमारे पास आते हैं उनकी स्क्रीनिंग सबसे पहले प्रॉपर्ली होनी चाहिए कि उन्हें कोई संक्रमण वाली बीमारी तो नहीं है। कई बार डोनर्स छिपाते हैं, कई बार डोनर प्रोफेशनल डोनर्स होते हैं। प्रोफेशनल डोनर्स क्या होते हैं, वैसे हमें हम 3 महीने बाद खून दे सकते हैं। एक बार खून देने के बाद हम 3 महीने बाद खून दे सकते हैं। बट जो प्रोफेशनल डोनर्स होते हैं वो पैसे लेकर 10 डेज 15 डेज उसमें डोनेशन देते हैं। तो हमें वो स्क्रीनिंग करनी है। वो तो छिपाते हैं, बट हम कैसे स्क्रीन करेंगे? उनका प्रिक मार्क देखकर, जो सुई की मार्क होती है वो हम देखते हैं वेन पे। तो हमें बहुत कॉन्शियस होकर स्क्रीनिंग करनी है। स्क्रीनिंग किसी भी मशीन से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। स्क्रीनिंग में हमें हिस्ट्री लेनी होती है, कोई मैलिग्नेंसी तो नहीं है पेशेंट को, डायबिटीज़ तो नहीं है, कुछ ऐसे संक्रमण वाले जैसे HIV, HBsAg, VDRL, HCV, ऐसी कोई बीमारी तो नहीं है। तो ये हमें देखना है और पूछना है। और पेशेंट जो डोनर हैं उन्होंने कल रात में पार्टी तो नहीं की थी, अल्कोहल तो नहीं लिया था, काफ़ी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए। और एक बार हमने जो डोनेशन ले लिया उसके बाद हमारा काम शुरू होता है। ये तो स्क्रीनिंग इनिशियल लेवल पे हो गया। आपने मशीन की बात की है, तो WHO का जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है वो नैट और एलाइजा है। छोटे जगहों के लिए एलाइजा है, और अभी एलाइजा अब ऑब्सोलेट हो रही है, मतलब ख़त्म ही हो रहा है, बट फिर भी चलता है, बिकॉज हम हर छोटे प्लेस पे नैट मशीन नहीं लगा सकते। तो इसलिए एलाइजा भी अभी भी एक्सेप्टेबल है। और बहुत छोटे प्लेसेस पे कार्ड मेथड यूज़ करते हैं, शायद जिसकी वजह से ये संक्रमण हुआ है, बिकॉज उसमें हो सकता है फॉल्स
पॉजिटिव आई हो, फॉल्स नेगेटिव आई हो, तो उसको हमको कंफर्म करना होता है। वो मोर कन्फर्मेटरी टेस्ट जो है वो एलाइजा ही है। वैसे तो स्टैंडर्ड WHO के अकॉर्डिंग नैट है। अच्छा, एक चीज़ और जानेंगे कि ब्लड बैंकों के लिए भी कोई गाइडलाइन है, कोई मानक है जिसको फॉलो करना पड़ता है, और वो कितना, चूंकि आप ब्लड बैंक की टीम में जांच में भी रही हैं, तो कहाँ लैक हो जाता है और वो मानक को पूरा नहीं कर पाते हैं ब्लड बैंक? काफ़ी सारे ब्लड बैंकों में सुविधा काफ़ी रहती है, पर जो आपने बोला मानक क्या है, गाइडलाइंस क्या हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग SOPs क्या हैं, वो उनको नहीं पता है। वो उनके पास चीज़ें उपलब्ध है बट वो नहीं समझ पा रहे हैं। तो गाइडलाइंस ये है कि सबसे पहले जो हमारा ब्लड बैंक का मशीन है, हमारे ब्लड बैग्स हैं, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर हमारी मशीन का टेम्परेचर मेंटेन नहीं है तो खून सारे ख़राब हो जाएंगे। जो भी कंपोनेंट हो, होल ब्लड हो, PCV हो, प्लाज्मा हो या फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा हो, प्लेटलेट हो, जो भी हो, उसके लिए हमें सबके लिए एक सर्टेन टेम्परेचर है जो हमें मेंटेन करना है। रोज़ टेम्परेचर चार्टिंग करनी है, हर जगह SOP होनी चाहिए, क्रॉस मैचिंग की SOP होनी चाहिए। ये सब एक छोटी छोटी बातें हैं बट मानक है जी। और जो हमारा स्टोरेज यूनिट होता है, उधर हमको लेबलिंग करनी होती है कि ये कौन सी ग्रुप की ब्लड है, A पॉजिटिव है, O पॉजिटिव है। ये कई ब्लड बैंक्स जो बहुत बड़े भी हैं उनके वहाँ नहीं है। तो ये सब स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो ब्लड बैग है उसको बहुत कॉन्शियसली हमको देखना है, उसकी सेगमेंट्स नंबर को, वो ब्लड बैंक की एक्सपायरी डेट क्या है, उसमें कितने एंटीकोगुलेंट हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक मैडम थैलीसीमिया से मामला उठ कर के आया, क्योंकि आपने बताया भी कि बच्चों का बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना पड़ता है, तो क्या ब्लड देना जरूरी है? जबकि पैक्ड सेल की बात हो रही है आजकल की, पैक्ड सेल चढ़ाना है, तो पैक्ड सेल चढ़ाने से काफ़ी संक्रमण की संभावनाएं कम हो जाती हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि जो पैक्ड सेल है वो चढ़ाया जाए या होल ब्लड भी चढ़ा सकते हैं? जहाँ तक पैक्ड सेल और होल ब्लड की बात है, वो डिपेंड करता है हीमोग्लोबिन के, बच्चे की हीमोग्लोबिन कितनी है। होल ब्लड मतलब 1 यूनिट ब्लड होगी, और अगर पैक्ड सेल देते हैं वो 2 यूनिट ब्लड होता है। एक पैक्ड सेल मीन्स 2 यूनिट होल ब्लड। उससे कुछ संक्रमण में फर्क नहीं है। संक्रमण होने के लिए पैक्ड सेल भी संक्रमण हो सकती है, क्योंकि हमने उसका क्रॉस चेक अच्छे से, क्रॉस मैच अच्छे से किया है या नहीं, डोनर्स का हिस्ट्री अच्छे से लिया या नहीं, स्क्रीनिंग उस बैग की अच्छे से हुई या नहीं, तो संक्रमण में कोई फर्क नहीं है। अच्छा, एक तो जहाँ तक मशीनों की बात होती है, ग्रामीण इलाकों में एलाइजा भी है, कैलिब्रेशन और जो मानक को हम लोग रन करते हैं, मशीनों को चेक करते हैं, आपको लगता है कि क्या वहाँ पे भी लापरवाही बरती गई होगी? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है। कैलिब्रेशन और कंट्रोल 2 बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अगर वो नहीं रन हो रहा है, वो हमें जितना भी इन्होंने SOP फिक्स किया है वो तो अपने मशीन वालों ने किया है, WHO ने किया है, वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है। कैलिब्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें एवरी 6 मंथ या एवरी ईयर, जिस मशीन की जितनी, वो तो SOP कंपनी बेस्ड होती है। जो मशीन मेरे पास है, हो सकता है उसकी 6 मंथ की कैलिब्रेशन हो एक्सपायरी, तो मुझे वो 6 मंथ में करवानी होगी, जो बहुत बहुत ब्लड बैंक वाले नहीं कराते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा। तो इसके लिए क्या हमें सरकार को भी कुछ ध्यान देने की ज़रूरत है इस चीज़ों पर, इस लापरवाही पर लगाम लगाने के लिए? सरकार को हम लोग जैसा इन्फॉर्म करते हैं वो उसके अकॉर्डिंग करते हैं, या जब कुछ ऐसी डिज़ास्टर होती है तो उनका नज़र आता है, उनको नज़र आती हैं चीज़ें, तो रेगुलरली इंस्पेक्शन हो सकता है, महीने में एक बार इंस्पेक्शन हो सकती है। बाकी रिपोर्ट्स, हर महीने की रिपोर्ट्स होनी चाहिए, हर महीने की कंट्रोल का और अलग से फाइल बननी चाहिए। सिर्फ पेपर वर्क नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर वीडियो के साथ होनी चाहिए, क्योंकि पेपर तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, तो वी कैन नॉट ट्रस्ट ऑन पेपर वर्क, सो लाइक एवरीथिंग शुड बी एविडेंट बेस्ड। एक सवाल उठ के लगातार आ रहा है कि ब्लड बैंक में पैथोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है, जो शायद हमारे झारखंड के अधिकांश ब्लड बैंकों में नहीं है। आपको क्या लगता है कि एक पैथोलॉजिस्ट का होना रियल में ज़रूरी है क्या? बिल्कुल, पैथोलॉजिस्ट का होना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि हमेशा एक हायरार्की होती है, पढ़ाई में भी हायरार्की होती है, जॉब में भी हायरार्की होती है।
जब हम छोटे क्लास में होते हैं तो हमारा नॉलेज छोटा होता है, जब हम बड़े क्लासेस में जाते हैं तो हमारा नॉलेज बड़ा होता है। सिमिलरली अगर टेक्नीशियन बेस्ड लैब हैं तो टेक्नीशियन अपने नॉलेज बेस पे करेंगे, बट डॉक्टर्स जब उस वहाँ इंटरवीन करेंगे तो उसका लेवल थोड़ा डिफरेंटली अलग होगा। वो इंटायरली हर कुछ प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, WHO बेस्ड करेंगे, जो स्टैंडर्ड और चल रहा है वो करेंगे। डेफिनेटली डॉक्टर्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक व्यक्ति को रक्तदान करते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए और ब्लड बैंक को क्या क्या मानक पूरा करना चाहिए? चलते चलते अंतिम सवाल आपसे यही होगा। सबसे पहले अगर मैं ही कहीं ब्लड डोनेशन करने जा रही हूँ तो मुझे अपनी सारी स्क्रीनिंग, मुझे अपनी सारी हेल्थ इश्यूज है या नहीं है, वो जो जितनी उनकी स्क्रीनिंग क्राइटेरिया होती है, जैसे 50 किलो से ज़्यादा होना चाहिए, जैसे हेमोग्लोबिन 12 से ज़्यादा होना चाहिए इन केस ऑफ फीमेल, इन केस ऑफ मेल इट शुड बी मोर देन 13.5, और कोई संक्रमित बीमारी ना हो जैसे कि HIV, HBsAg, VDRL, HCV, ये हमें बताना चाहिए। और ब्लड बैंक की तरफ से ये है कि अगर आपने डोनर्स का कुछ भी मिस किया है तो स्पेशली ये 4 टेस्ट जिसका मैं बार बार जिक्र कर रही हूँ, वो चाहे आप एलाइजा लगाकर तभी उसके ब्लड को आगे प्रोसेस करो। और अल्कोहल की हिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ल्यूकीमिया की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ चीज़ें बहुत बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमेशा एक ब्लड बैंक को ध्यान देनी ही चाहिए। जी, एक अंतिम सवाल ही हम लेंगे कि जो बच्चे, जो मासूम बच्चे जो अभी HIV से संक्रमित हो गए, उनका क्या कसूर और उनके अभिभावकों का क्या कसूर? तो ऐसे लोग, मतलब एक मानवता, ह्यूमन एंगल को अगर देखा जाए तो इनकी कसूर तो है नहीं, तो हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? उनके लिए तो हम बस कंसोल कर सकते हैं उनको। बहुत दुखद घटना है और इस पे कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकती। गवर्नमेंट उनके हमेशा हेल्प करें, गवर्नमेंट की तरफ से सरकारी सुविधा कुछ तो मिल जाए, क्योंकि गरीब लोग सफ़र कर रहे हैं, उनके पास शायद फाइनेंशियल इश्यूज़ है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, जो कुछ हायर मेडिसिन हैं शायद वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो एक रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट उनकी मदद ज़रूर करें, बाकी उनके साथ संवेदनाएं हम लोगों की तो है। जी, तो आपने देखा कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हल्की सी लापरवाही भी अगर होती है तो किसी की ज़िंदगी और मौत का बात आ जाता है। हमारे झारखंड में 13 बच्चे जो इस समय थैलीसीमिया पीड़ित बच्चे जो संक्रमण हुए हैं HIV से, उनके लिए अब हमारे पास शब्द नहीं है कि हम उनकी बयां करें उनके दर्द को। लेकिन हमें ये है कि सरकार भी इसमें सचेत हो गई है और नए स्तर से SOP तैयार कर रही है। लगता है कि आने वाले टाइम में अब जो है सतर्कता बरती जाएगी और थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों की दोबारा कोई ऐसा घटना नहीं हो, इसको लेकर के सरकार प्रतिबद्ध होगी। अगले अंक में हम फिर किसी एक नए डॉक्टर के साथ होंगे, नए मुद्दे पर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।